हेलो शिक्षक अभ्यर्थी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोमवार और शुक्रवार को सब्जेक्ट साइंस का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। चाहे वो कक्षा 6 to 8 के लिए हो, चाहे कक्षा 9-10 के लिए हो, बस उनका विषय साइंस होना चाहिए। उन दोनों के लिए ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हो, जो चाहते हो रेगुलर प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टाइमर लगा होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का वक्त होगा और जो भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से 4.0 का एग्जाम क्रैक करें तो वो 30 सेकेंड के अंदर जो है कि पूरा कॉन्सेंट्रेट करके क्वेश्चन को समझे और उसका आंसर दें। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं कुछ बताऊंगा, उसको आप जरूर ध्यान से सुनना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। ऑप्शन है तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है। 30 सेकेंड का वक्त रहेगा। आपको बताना है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होता है। तांबा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कोई नहीं या एक से अधिक। 30 सेकेंड में आपको आंसर देना है और 30 सेकेंड जैसे कंप्लीट होगा मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। तो कॉन्सेंट्रेट करो क्वेश्चन को और आंसर को टिक आउट करो और लास्ट में कमेंट में बताना कि किसका कितना सही हुआ। आपका समय समाप्त होता है और अब हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन है ताप, दाब, आर्द्रता, कोई नहीं या एक से अधिक। तो 30 सेकेंड का टाइम रहेगा, इसी में आपको जवाब देना है। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का नहीं पड़ता है, कि दाब का नहीं पड़ता है, कि आर्द्रता का नहीं पड़ता है, ठीक है, या एक से अधिक यानी इन तीनों का नहीं पड़ता है। 60 सेकेंड बचे हैं। अब बस आपको ध्वनि से रिलेटेड जो भी आप पढ़ के रखे हैं उसके अनुसार सोच समझ के इसका आंसर टिक आउट करें। 5 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन का समय समाप्त होता है 30 सेकेंड का। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दाब। क्यों दाब हो जाएगा? क्योंकि ध्वनि पे ताप का, आर्द्रता का, दोनों का प्रभाव पड़ता है। यानी ताप और आर्द्रता बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और लेकिन दाब से उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन है अनंत, शून्य, 500 ओम, कोई नहीं या एक से अधिक। टाइमर स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टार्ट होता है आपका। आपको बताना है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का, अनंत होता है, शून्य होता है या 500 ओम होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है और काफी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और इजी टू मॉडरेट के करीब ही इसको मान सकते हैं, ठीक है। बस आपको राइट आंसर बताना है, इसका गैस करना है, ठीक है। लेकिन लास्ट में हर कोई, जितने भी ये इस प्रैक्टिस सेट को मन से बना रहे हैं, वो कमेंट में जरूर बताएंगे कि किनका कितना सही हुआ। समय समाप्त होता है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है फाइब्रिन, हेपेरिन, मायोफिब्रिल, कोई नहीं या एक से अधिक। टाइमर स्टार्ट करते हैं। 30 सेकेंड का वक्त है। आपको बताना है कि रक्त के थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है। फाइब्रिन करता है, हेपेरिन करता है या मायोफिब्रिल करता है, ठीक है। ब्लड जो क्लोटिंग होता है उनके लिए कौन हेल्प करता है। तो 60 सेकेंड का वक्त है। ब्लड वाले चैप्टर से ये प्रश्न है, आपको इनका सही जवाब देना है और 9 सेकेंड बचे हैं। इस क्वेश्चन का आपका जैसे ही 6 सेकेंड समाप्त होगा मैं इनका राइट आंसर बता दूंगा। समय समाप्त हो जाता है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइब्रिन, ठीक है।
क्यों? क्योंकि यही है जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, यानी रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हेपेरिन तो उल्टा काम करता है, यानी रक्त को थक्का ना बनने देने में मदद करता है। और मायोफिब्रिल जो है मसल्स फाइबर है, यानी मसल्स का जो संकुचन होता है उसमें ये मदद करता है। ठीक है, एक्टिन, मायोसिन मायोफिब्रिल में ही आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा डाउन सिंड्रोम है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है 45, 46, 47, कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, समय स्टार्ट करते हैं। 30 सेकेंड का वक्त है। ये जो है कि सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्न सिंड्रोम। तो आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम में कैसा कंडीशन होता है, डाउन सिंड्रोम की वजह से क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो सकती है, संभव कितनी है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो 10 सेकेंड का वक्त बताया, जल्दी जल्दी से आप गैस करें और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो 2 सेकेंड बचा है, समय समाप्त होता है। 30 सेकेंड का इसलिए वक्त दे रहे हैं ताकि टाइम मेंटेन करना आप सीख सको। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर पता होता है लेकिन एक ही क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा वक्त ले लेते हैं, इसीलिए हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का ही वक्त होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 47। क्यों, ये भी मैं बता ही देता हूं। जो डाउन सिंड्रोम में होते हैं ना, ऑटोसोम का जो 21वां वाला पेयर होता है, ठीक है, उसमें एक वृद्धि हो जाता है। इसी वजह से 46 नॉर्मली क्रोमोसोम होता है इंसान का, लेकिन 47 हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है आश्वित अम्ल, सुल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कोई नहीं या एक से अधिक। समय स्टार्ट करते हैं। समय स्टार्ट हो चुका है। अब इसको बताना है कि कार के जो बैटरी में है कौन से अपघट्य, कौन से केमिकल का यूज करते हैं बैटरी में। ठीक है, आश्वित अम्ल का या सुल्फ्यूरिक अम्ल का या नाइट्रिक अम्ल का या कोई नहीं एक से अधिक। अगर आपको हर किसी का फॉर्मूला पता होगा कि सुल्फ्यूरिक अम्ल को कैसे डिनोट करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो आप इन सब का राइट आंसर दे देंगे। ठीक है, तो 4 सेकेंड बचा है। जैसे ही ये समय खत्म होता है मैं आपका आंसर बता दूंगा। समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। जो बैटरी होते हैं उसमें H2SO4 का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पीलिया से प्रभावित होता है? ऑप्शन है लीवर, किडनी, फेफड़ा, कोई नहीं या एक से अधिक। तो समय स्टार्ट होता है आपका। 30 सेकेंड का समय रहेगा। आपको बताना है कि जो पीलिया रोग होते हैं उसमें कौन से अंग प्रभावित होते हैं। ठीक है, क्या वो लीवर प्रभावित होते हैं, किडनी प्रभावित होते हैं या फेफड़ा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर गेस करो और सब कोई कॉपी में नोट करते जाना कि कितना कितना आंसर सही हो रहा है आपका, कितना कितना गलत हो रहा है। लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताना कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है। ठीक है, तो समय समाप्त होता है। अब मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीवर। जब पीलिया रोग होता है तो लीवर प्रभावित होता है और ये किस वायरस के कारण होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है अल्फा, बीटा, गामा, कोई नहीं या एक से अधिक। समय आपका स्टार्ट होता है। आपको बताना है कि भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाले चैप्टर से ये प्रश्न है। उसमें जो विखंडन होती है, जो अल्फा बीटा किरणें निकलती है, उन तीनों में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? मीडियम लेवल का प्रश्न है, आप अच्छे से दे सकते हैं इसको। अगर ध्यान से अगर देखें तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी से बताना है कि अल्फा होगा, बीटा होगा या गामा होगा या एक से अधिक होगा या कोई नहीं होगा। तो समय समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका गामा। ठीक है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की। उसके बाद होती है बीटा की और सबसे कम अल्फा की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेयॉन किनसे बनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है सेल्यूलोज, अम्ल, प्रोटीन, कोई नहीं या एक से अधिक। तो समय स्टार्ट होता है और आपको बताना है कि रेयॉन किनसे बनाया जाता है। ठीक है, सेल्यूलोज से बनाया जाता है कि अम्ल से बनाया जाता है कि प्रोटीन से बनाया जाता है। अगर ये मेरा जो सेशन चल रहा है
क्या ये पैटर्न ठीक है? जो समय दे रहे हैं 30 सेकेंड का, या समय का जो है कि टाइमिंग बढ़ाया जाए, ये सब आप कमेंट में जरूर रिव्यू बताना कि समय को बढ़ाऊं या समय को घटाऊं, क्या ये पैटर्न ठीक चल रहा है? क्वेश्चन के साथ साथ मैं समय दे रहा हूं आपको बनाने के लिए, या इनका डिस्कशन कराना, साथ ही कराना है, ये भी ठीक है, या फिर प्रैक्टिस सेट की तरह बस इसको रेगुलर बना लेना है और अदर वीडियो में प्रैक्टिस इनका डिस्कशन कराना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूं। राइट आंसर हो जाएगा इसका सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज से रेयन बनाता है। रेयन जो होते हैं मानव निर्मित संश्लेषित रसा है। ठीक है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, तो कंटिन्यू फोकस को नहीं तोड़ना है। और सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक पौधे में सिंथेसिस यानी जो सिंथेसाइज्ड भोजन है उनका परिवहन करता है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है जाइलम, फ्लोएम, स्थूल कोण ऊतक, कोई नहीं या एक से अधिक। समय आपका स्टार्ट होता है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो ऊतक वाले चैप्टर हैं उससे ये प्रश्न है, और जो लीफ में भोजन बन जाते हैं, ठीक है, तो फिर वहां से कौन से ऊतक मदद करते हैं संवहन करने में? जाइलम करते हैं, फ्लोएम करते हैं, या स्थूल कोण ऊतक करते हैं? जो पूरे प्लांट में भोजन को पहुंचाने में कौन मदद करते हैं जब लीफ में फूड तैयार हो जाता है, यानी पत्ते में जब भोजन बन जाता है? ठीक है, तो समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। अच्छा, ये आप जरूर कमेंट में बताना कि ये जो सिस्टम मैं कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। क्वेश्चन, ऑप्शन एंड टाइमिंग दे रहा हूं, ये सही कर रहा हूं कि नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है चाल, मंदन, घर्षण, कोई नहीं या एक से अधिक। तो टाइम स्टार्ट करता हूं, समय स्टार्ट हो चुका है। आपको बताना है जो ऋणात्मक त्वरण है वो क्या कहलाता है। ठीक है, चाल कहलाता है, मंदन कहलाता है, या घर्षण कहलाता है, या कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, जब शुरू में ही गति वाले चैप्टर, देखिए गति वाला चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि गति वाले चैप्टर से जो है सवाल बहुत सारे बनने के चांस रहते हैं टीआरई में। आप नोट किए होंगे टीआरई 1.0, 2.0, 3.0 की अगर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उससे आपको अनुमान लग गया होगा कि गति वाले चैप्टर से प्रश्न आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंदन होता है, क्योंकि जो चाल और समय में अगर चाल जो है कि घटता है, ठीक है, तो चाल अगर घटेगा तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, और ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशि होंगे। ऑप्शन है अचर राशि होगी, अनुक्रमानुपाती राशि होगी, या व्युत्क्रमानुपाती राशि होगी, कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका समय स्टार्ट होता है। आपको राशि वाला चैप्टर जो शुरू में पढ़े हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, उनसे आपको ये जो है कि सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो आपको राइट आंसर गैस करना है। अगर आपने चैप्टर ये वाला पढ़ के रखा है कि अचर होगी, कि अनुक्रमानुपाती होगा, या व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है उनका डिस्कशन आपको कहां मिलेगा प्रॉपर वे में, ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो समय आपका समाप्त होता है। एकदम फोकस करके आप क्वेश्चन बनाओ। आप ये सोच के ही बनाओ कि मैं प्रैक्टिस सेट एग्जाम में दे रहा हूं, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में बना रहा हूं और मुझे 30 सेकेंड का वक्त मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? आपका ऑप्शन दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिक की उत्सर्जन, नाभिक की विखंडन, नाभिक संलयन, कोई नहीं या एक से अधिक। समय स्टार्ट करता हूं, 30 सेकेंड का वक्त है। आपको राइट आंसर देना है कि सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है, यानी सूर्य में जो ऊर्जाएं होती है वो किसके वजह से होती है? नाभिक के विखंडन की वजह से, मेरे ख्याल से आप पढ़े होंगे, नाभिक संलयन की वजह से, या फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। ठीक है, किसके वजह से होता है? तो आपको 11 सेकेंड का वक्त बचा है। आपको राइट आंसर गेस करना है। ठीक है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। समय आपका समाप्त होता है। अब मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं, तो ये हो जाएगा नाभिक संलयन। ठीक है, नाभिक विखंडन तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाले में आप पढ़े होंगे। नाभिक संलयन के कारण जो सूर्य होती है उसमें क्या होती है? ऊर्जा होती है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंग के साथ संचरित राशि है। ठीक है, ऑप्शन है ऊर्जा, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका समय स्टार्ट करता हूं। समय स्टार्ट हो चुका है आपका। आपको बताना है जो अनुदैर्घ्य तरंग हो है, ठीक है, जो अनुदैर्घ्य तरंग है उसके साथ कौन सी राशि संचरित होती है। ठीक है, ऊर्जा होती है या तरंग दैर्घ्य होती है, आवृत्ति होती है। अनुदैर्घ्य तरंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है आप बताओ। आप अगर पढ़े होंगे तरंग के बारे में, वेव वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है स्पष्ट कि अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों के बारे में बताया गया है। तो आपको गेस करना है अनुदैर्घ्य तरंग। इस प्रकार आप गेस भी कर सकते हो सही कहीं ना कहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक। क्यों एक से अधिक होगा? क्योंकि जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है, ठीक है, उसके साथ ऊर्जा राशि संचरित होती है। ठीक है, और जिसमें ऊर्जा अधिक होगी तो आवृत्ति भी अधिक होगी, तो इसीलिए एक से अधिक हो जाएगा। अगर आवृत्ति नहीं रहती ऑप्शन में, सिर्फ तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा होगा तो आपका राइट आंसर सिर्फ ऊर्जा हो जाता। लेकिन अगर आवृत्ति भी साथ दे दे तो आप दोनों ही मार सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कार्य, ऊर्जा, संवेग, कोई नहीं या एक से अधिक। आपका समय शुरू होता है, 30 सेकेंड का वक्त है। और आपको बार बार पूछ रहे हैं कि कमेंट में आप जरूर ये बताना कि ये जो प्रैक्टिस सेट जिस वे से मैं करा रहा हूं वो सही है या फिर टाइमिंग बढ़ाऊं या फिर क्या करूं, हर चीज आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो मैं इन पे कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूंगा, या फिर अगर ये सही चल रहा है तो आप करना। ठीक है, अब डिस्कशन की फिक्र मत करो, हर एक क्वेश्चन का आपको एक प्रॉपर डिस्कशन मिलेगा बेहतरीन तरीके से। अभी आप फोकस करो कि प्रैक्टिस सेट में अच्छा नंबर कैसे लाना, हर क्वेश्चन को अच्छे से डील कैसे करना है इसी 30 सेकेंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्य, क्योंकि W बराबर यानी कार्य बराबर क्या होते हैं, F S। ठीक है, तो F बल हो गया और S विस्थापन हो गया, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र, ऑप्शन दे रखा है शरीर के सतह पर हमेशा रहता है, शरीर के अंदर स्थित होता है, या शरीर के बाहर रहता है, कोई नहीं या एक से अधिक। तो समय आपका स्टार्ट होता है, 30 सेकेंड में आपको इसका आंसर देना है। इस प्रकार आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी। अगर कम समय में आप क्वेश्चन का जो है कि सॉल्विंग करने की कैपेसिटी बढ़ाते हो तो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इससे क्या होगा कि जो आप जल्दी बना लेते हो वो बना लोगे, और जो हार्ड है उनको सोच विचार करने के लिए रखोगे। क्योंकि क्वेश्चन इस बार 3.0 में इजी होने की वजह से क्या हुआ कि लोग विचार नहीं किए, जो आ रहा था उसको मारते जा रहे थे। ठीक है, तो समय समाप्त होता है आपका, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका शरीर की सतह पर हमेशा रहता है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मेढक के लार्वा को कहते हैं पुपिल, टेडपोल, कैटरपिलर, कोई नहीं या एक से अधिक। समय आपका स्टार्ट होता है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आप अगर जूलॉजी से ऑनर्स किए हैं तो भी आपको पता होगा, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सब में है ये। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं पुपिल होगा, टेडपोल होगा, कैटरपिलर होगा। क्या होगा सही गेस करना है आपको। ठीक है, तो फटाफट से, हाँ, वीडियो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो कोई भी जो भी देख रहे हैं हर किसी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए जो है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेने के बाद क्या होंगे, आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको वीडियो का मिल जाएगा, और आप वीकली आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेडपोल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण होता है केंद्र तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, कोई नहीं या एक से अधिक। समय आपका स्टार्ट होता है अब आपको बताना है जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले 10th क्लास के चैप्टर है उसमें भी दे रखा है ये कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कहां से होता है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ के रखा है 11th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो और भी आप अच्छे से बना सकते हैं, और 10th वाले में है। ठीक है, 6 to 8 वाले बच्चे, उनके लिए ये मत सोचना कि सिर्फ 8 तक ही, सेक्शन ऊपर तक जाता है, ऊपर तक बुक से ही 10th, 9th, 10th, 11th तक चला जाता है 6 to 8 को, इजी मत समझना। इसीलिए सारे क्वेश्चन जो लेवल है 9 to 10 और 6 to 8 दोनों के लिए जो है कि ये यूजफुल होगा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केंद्र तंत्रिका तंत्र। केंद्र तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस। सीएनएस में ही ना आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश संश्लेषण में क्या अपचयित होता है? तो ऑप्शन दे रखा है NADP, NADH, NADP प्लस, कोई नहीं या एक से अधिक। तो समय आपका स्टार्ट होता है। हाँ, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 6 to 8 में थोड़ा सा इनसे इजी रह सकता है मे बी, या फिर क्योंकि 6 to 8 में कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो लेवल बढ़ने के चांसेस वहां ज्यादा रहते हैं। ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, 9 to 10 वाले के लिए जो है कि ये 11th वाले चैप्टर से उठाया गया ये प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस। तो आप इन्हें, हालांकि 10th वाले सेक्शन में भी अगर आप एस चंद की बुक पढ़ेंगे तो आप प्रकाश संश्लेषण 10th क्लास में अगर हैं, 10th क्लास की जो बुक आती है एस चंद, अब उसको पढ़ेंगे तो उसमें भी दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण के बारे में ये सभी चीजें, ठीक है। हाँ, अगर नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 10th क्लास की ही एस चंद वाले बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका NADP। NADP जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो ये अपचयित होता है, ठीक है। हाँ, जो भी सेशन देख रहे हैं, जिनको सेशन ये अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लेना, और जिन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं करके रखा है चैनल को तो और सीरीज को देखना चाहते हैं कंटिन्यू, तो वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि इनसे क्या होगा कि आपको सेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको वीडियो का, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना सारे के सारे जो भी देख रहे हो अभी इस प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक झील में द्वितीयक पोषी स्तर है। ऑप्शन दे रखा है पादप पल्लवक, जंतु पल्लवक, मछलियां, कोई नहीं या एक से अधिक। आपका टाइम स्टार्ट होता है, टाइम चल रहा है। हाँ, आप लोग कमेंट में ये भी जरूर बताना कि क्वेश्चन का लेवल ठीक है, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि इजी भी हो, मॉडरेट भी हो, और कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड भी हो, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड करने की मैंने कोशिश नहीं की है, क्योंकि 1.0 के बाद जितने भी एग्जाम हुए अभी तक सब में मीडिएट यानी इजी टू मॉडरेट लेवल के ही आए हैं। थोड़ा बहुत हार्ड देना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि इनसे आपकी माइंड मेंटालिटी जो है, क्वेश्चन को पकड़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी और समझने की भी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जंतु पल्लवक, ठीक है। ये थोड़ा सा लेवल था, लेकिन ये 9th 10th को भी अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़ चुके हैं तो अच्छे से दे सकते हैं आप, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा खाने योग्य है? तो ऑप्शन है एगारिकस, मोर्चेला, मशरूम, कोई नहीं या एक से अधिक। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, 11th के बुक से है बायोलॉजी के, और समय आपका स्टार्ट हो जाता है। 30 सेकेंड का वक्त है और आपको इसका बताना है कि कौन सा खाने योग्य है, ठीक है। मैं आपको हिंट भी दे सकता हूं, मैं आपको हिंट दे देता हूं। जैसे ही 15 सेकेंड बचेंगे मैं आपको हिंट दूंगा। ये जो है आपके फंगी वाले जो किंगडम है उसी से है ये। तो अगर आपने वो पढ़ के रखा है क्लासिफिकेशन 5 किंगडम वाले, तो आप अच्छे से दे सकते हैं कि इन तीनों में से कौन जो है कि खाने योग्य है, ठीक है। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तो लाइक जरूर करें, इनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से जरूर ये सेट को शेयर करना, ताकि उनको भी ये प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों? क्योंकि ये तीनों फंगी है, ठीक है, तीनों खाने योग्य है। एगेरिकस जो है वो मशरूम को ही कहते हैं, ठीक है। मर्चेला जो है ये भी फंगी है, तीनों खाने योग्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में कौन सबसे स्वच्छतम ईंधन है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोई नहीं या एक से अधिक। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन में कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो आपको बताना है। 9th क्लास से है ये, एकदम प्रॉपर मैं चैप्टर भी बताते जा रहा हूं। 9th क्लास से है ये, और ये काफी इजी भी है, आप आसानी से इसको दे सकते हैं। तो आपको बताना है कि स्वच्छतम ईंधन कौन है अभी के समय में। आप दिमाग लगाओगे कि कोयले में क्या है, पेट्रोलियम में क्या है, प्राकृतिक गैस में क्या है। कार्बन की मात्रा आप देखो, कार्बन की मात्रा 7 सेकेंड बचा है, इसलिए मैं हिंट दे रहा हूं कि इसमें कार्बन की मात्रा कम है, ये आपको गैस करना है, ठीक है। इससे आप सही आंसर का गैस कर लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर प्राकृतिक गैस, ठीक है। अब कमेंट में ये बताना कि हिंट देना सही है या हिंट नहीं देना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। ऑप्शन है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कोई नहीं या एक से अधिक। आपका समय स्टार्ट होता है 30 सेकेंड का। तो आपको बताना है कि जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या तीनों होते हैं या कोई नहीं होते हैं, ठीक है। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है आपको। और जो भी जिनको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताना कि ये कैसा लगा, ये सेशन कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस सेट का वे मेरा जो बताने का है वो सही है कि नहीं। इस प्रकार प्रैक्टिस सेट में आपको बनाने में आनंद लगेगा, आपके एक क्यूरियोसिटी, आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ 30 सेकंड में हमें क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ऑप्शन है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n -2, कोई नहीं एक से अधिक। समय स्टार्ट होता है। ये जो प्रश्न आपका पूछा गया है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और काफी मीडिएट लेवल का ये प्रश्न है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, और कमेंट में हर कोई बताएंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न सही है, कि क्वेश्चन के लेवल को और गिराया जाए या क्वेश्चन के लेवल को और बढ़ाया जाए, या यही लेवल सही है, यही लेवल रखना है। ठीक है, कंटिन्यू गेस करेंगे आप कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा और आपको बताना है। ठीक है, तो फटाफट गैस करें और जैसे समय समाप्त होता है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CnH2n। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के बीच। अगले प्रश्न में है आपका, कौन ठंडे जल के साथ क्रियाशील है। ऑप्शन है PbCu यानी लेड कॉपर, NaCa यानी सोडियम कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, कोई नहीं या एक से अधिक। आपका समय स्टार्ट होता है अब। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट बनाने में आपको मजा आ रहा है कि नहीं ये भी बताना कमेंट में। क्या ये सिस्टम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, हर एक चीज आप कमेंट में रिव्यू दोगे, ऑनेस्ट रिव्यू दोगे कि कैसा लग रहा है आपको, ये प्रैक्टिस सेट बनाने में मजा आ रहा है या नहीं। ठीक है, कंटिन्यू चलेगा, बस आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहना, क्योंकि TRE 4.0 जो है कि इसको लास्ट मौका समझ के चलो, क्योंकि 5.0 का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका NaCa। ठीक है, क्योंकि ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, और Mg जो होते हैं ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ये किसी भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, सीधी सी बात है, नो अभिक्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, कोई भी इसके लिए टेंशन नहीं लेंगे कि इस क्वेश्चन का डिस्कशन चाहिए, तो आपको सटीक डिस्कशन मिलेगा। हर एक जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना इस प्रैक्टिस सेट में, मैं आपको प्रॉपर बोल रहा हूं, ये जितने भी आप सेट में क्वेश्चन बना रहे हो, अभी यहां पे आप फोकस करो कि प्रैक्टिस सेट बनाना है। ठीक है, और स्कोर करना है, और इन सभी का डिस्कशन में आपको कहां करना है, कैसे करना है, मैं हर एक चीज बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो भी यहां पे प्रैक्टिस होगा उन सब का डिस्कशन भी कराया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर हर एक ऑप्शन का डिस्कशन। तो ये क्वेश्चन है आपका कि धातु से अपद्रव्य को अपघटनी विधि द्वारा हटाने पर, ऑप्शन है अशुद्धि एनोड पर प्राप्त होता है, शुद्ध कैथोड पर प्राप्त होता है, शुद्ध एनोड पर प्राप्त होता है, कोई नहीं या एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है। ठीक है, ये आपका क्लास 10th वाले चैप्टर से है। ठीक है, क्लास 10 है का बुक NCERT से उठाया गया ये प्रश्न है, तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। किसी भी धातु को ना इलेक्ट्रॉन जो है कि इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन विधि द्वारा किस प्रकार हम जो है कि शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं, तो वही आपको बताना है कि क्या कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं या एनोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं, क्या एनोड पर अशुद्ध धातु प्राप्त होते हैं, या एक से अधिक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। हाँ, मैं कंफ्यूजन में नहीं रखूंगा आपको, मैं ये भी बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये और ये होगा, ये नहीं है। ठीक है, जो कैथोड पर शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं और एनोड पर अशुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दुर्बल क्षारक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है NaOH, HCl, NH4OH, कोई नहीं या एक से अधिक। आपका समय स्टार्ट होता है, 30 सेकंड का वक्त है। बहुत ही इजी चैप्टर है, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर से ये पूछा गया है, और क्लास 10th में ही ये सारा चीज जो भी प्रश्न है मैंने कोशिश किया है कि 10 तक ही उठाऊं, 11 तक कुछ कुछ जो मॉडरेट लेवल का मैंने बनाया है बायोलॉजी में उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि बायोलॉजी में उठाया जाता है क्लास 11 तक। ठीक है, लेकिन 3.0 में जो है कि बहुत कम ही कोशिश किया गया, ज्यादातर क्वेश्चन आपके 9th और 10th से ही आए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर यानी NH4OH, क्योंकि
NaOH जो है कि ये प्रबल क्षारक है, ठीक है, और ये जो है आपका दुर्बल क्षारक है। HCl तो प्रबल एसिड है, यानी प्रबल अम्ल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन साम्य संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, वायु, कोई नहीं है एक से अधिक। समय आपका स्टार्ट होता है। आपका हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड के ही टाइम मिलेंगे। आपको 30 सेकेंड में ही गेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन साम्य संसाधन है, कोयला है कि पेट्रोलियम है कि वायु है कि इनमें से एक से अधिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जो है कि देना है। ये 9th वाले बुक से उठाया गया प्रश्न है। 9th में जो संसाधन वाला चैप्टर है वहीं से उठाया गया है ये। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी एक से अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो साम्य संसाधन है ये कोयला और पेट्रोलियम होंगे। साम्य संसाधन क्या? जो कि दोबारा प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, जो कि सीमित मात्रा में हो। सीमित मात्रा में हो साम्य संसाधन, और सीमित मात्रा में हो असाम्य। वायु, सूर्य, ये सब असाम्य है, जल्दी समाप्त नहीं होने वाला चीज है वायु। कोयला, पेट्रोलियम आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन, आर्गन, वायु, कोई नहीं या एक से अधिक। आपका समय स्टार्ट होता है। आपको बताना है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। बहुत ही इजी चैप्टर है। आपके केमिकल रिएक्शन एंड इट्स जो रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे, जो फर्स्ट चैप्टर ही है रासायनिक अभिक्रिया, उसी वाले चैप्टर से ये प्रश्न है, ठीक है, कि वहीं से उठाया गया। आप डिट्टो आपको मिल जाएगा, आप जाके बुक में चेक कर सकते हो कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वायु क्यों नहीं भरी जाती? क्योंकि वायु में होते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, जो चिप्स होते हैं उसमें जो ऑयल होते हैं उनके साथ अभिक्रिया कर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी खट्टा हो जाएगा। और आर्गन तो आपका भरा जाता है बल्ब में, ठीक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डार्क रिएक्शन कहां होती है? स्ट्रोमा में, ग्रेना में, थैलेकॉइड में, कोई नहीं है एक से अधिक। तो मैंने बोला था ना कि बायोलॉजी का कुछ कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मीडियम लेवल का बनाऊंगा, थोड़ा सा हैवी लाइक, ठीक है। तो ये क्लास 11 से मैंने उठा लिया है इसको। तो लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल जीके जीएस का बुक तो पढ़ते ही होंगे, तो उसमें भी दे रखा है, तो आप वहां से भी आप ये बना सकते हैं। और आपको बनाना ही होगा इस टाइप का प्रश्न, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों होता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। तो आप जो क्लोरोप्लास्ट है उसी के सारे नाम है, स्ट्रोमा, ग्रेना, थैलेकॉइड। बस आपको ये बताना है कि डार्क रिएक्शन कहां होता है, ग्रेना में, स्ट्रोमा में या थैलेकॉइड में, ठीक है, या किसी में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डार्क रिएक्शन कहां होते हैं? आपका स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है। चलते हैं, और थैलेकॉइड में जो होते हैं कि लाइट रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे, जो मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में, कि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट में मैं ये बताने वाला था कि जो आप लोग, बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करेंगे कि जो है कि जितने भी क्वेश्चन करा उसका डिस्कशन चाहिए। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले तो टेलीग्राम का लिंक दूंगा, तो आप सभी सबसे पहले ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको टीआरई से रिगार्डिंग जितने भी अपडेट है वो भी मिलेंगे, और वीडियो के रिगार्डिंग भी आपको अपडेट मिलेंगे। और हाँ, जो लोग अभी फर्स्ट टाइम ही इस प्रैक्टिस सेट पे ही फर्स्ट टाइम ही विजिट किए हो और कंटिन्यू करना है आपको, क्योंकि टीआरई 4.0 के लिए आपको तो प्रैक्टिस सेट चाहिए होगा। तो अगर प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करना है तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। जो लोग करके रखे हैं तो उनके लिए अच्छा है, और जो करके रखे हैं, जो नहीं किए हैं अभी भी कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कंटिन्यू इससे मैं कर पाऊंगा। और ये मंडे टू फ्राइडे को रहेगा, और जीएस के लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। और एक बात इंपॉर्टेंट बताना था कि वीडियो में मैं कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियो के लिंक दूंगा। आप उन लिंक से जितने भी क्वेश्चन है सबके प्रॉपर और बेहतरीन डिस्कशन मिल जाएंगे, और वो डिस्कशन देखने के बाद आप सच मानो कि आप मल्टीपल क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। कमेंट में जरूर बताना कि आपका कितना नंबर आया और आपको ये प्रैक्टिस सेट का सेशन कैसा लगा।